जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं सेट प्रैक्टिस का धमाका। मैथ के सेट प्रैक्टिस के सीरीज में यह 23वां भाग है, यानी 23वां सेट प्रैक्टिस है। तो रोज आपको सुबह में 6 से 7 के बीच सेट प्रैक्टिस मिल जाता है। आप किसी भी समय टाइम निकाल के रोज देख लें, गैपिंग किसी भी दिन ना करें। कुछ ही दिनों में अद्भुत इंप्रूवमेंट, अद्भुत बदलाव आप में आएगा। साथ ही साथ शाम को 6 से 7 के बीच आपको रीजनिंग मिलता है। 30 मैथ और 30 रीजनिंग का डेली सेट मारेंगे, 1 से 2 महीना में स्पीड बढ़ जाएगा, स्कोरिंग बढ़ जाएगा, इसकी गारंटी। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर डेली मिल जाता है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिखे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस और ज्वाइन करें। वहां से रेगुलर किसी भी प्रकार के पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूं वो वहां पे ही देता हूं, आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला ही धमाकेदार क्वेश्चन है, मतलब मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। मिश्र समानुपात के अपने असाइनमेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बताया, तो देखिए कितना आसान है। एक दुर्ग एक किले, मतलब जहां सैनिक रखते हैं, तो कहते हैं एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, भोजन था, रसद था, ऐसे बोल सकता है। 27 दिन के बाद, तो मैंने आपको ऐसा स्पेशल टाइप पढ़ाया है कि 31 दिन था जिसमें 27 दिन बाद बोला, मतलब 27 दिन घटा दीजिए, बचा कई दिन, 4 दिन। समझिए ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन था, लेकिन 27 दिन बाद, मतलब 27 दिन खा ही लिया होगा ना जी, तो 27 दिन बाद तो 27 दिन खत्म, बचा कई दिन, 4 दिन। 31 में 27 दिन खत्म हो गया तो 4 दिन, यानी 200 सैनिक ही रहते तो 4 दिन और चलता। अब इसी भोजन के बारे में बोल रहा है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, मतलब इसमें 120 घट गया, तो 200 सैनिक रहते तो 31 दिन का था जिसमें 27 दिन खत्म हो गया, मतलब 200 सैनिक के लिए 4 दिन के लिए बचा। लेकिन जब 120 चले गए तो अब 80 न बचा, तो 80 बचा तो बोला कितने अधिक दिन और चलेगा, डी दिन। कमाल करते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस समझना है। काट दीजिए, काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और 2 दहें के 20, 10 दिन, यानी 120 सैनिक चले गए तो शेष जो भोजन सामग्री है वो 10 दिन और चलेगा, 10 दिन और चलेगा। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर सी, इसी को कहते हैं कमाल हो गया। जो चैप्टर वाइज मेरा पूरा असाइनमेंट पढ़ लिए होंगे, या 3200 2700 लगभग 6000 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे दिया, बिल्कुल निःशुल्क। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, अभी भी एग्जाम के पहले आपके पास मौका है। और डेली सेट प्रैक्टिस सुबह शाम आप देखते रहिए, कसम से एक एक मैथ और एक एक रीजनिंग आपके सामने थर थर कांपेगा, आपका गुलाम बन जाएगा। और यही मेरा संकल्प है कि सभी बच्चे जो हमसे दिल से जुड़ गए, उनसे मैथ डरना चाहिए, वो मैथ से कभी नहीं डरेंगे। और ऐसा मैं करने में बहुत हद तक कामयाब हुआ हूं और आगे भी होते रहूंगा, आपका सहयोग चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए, एकदम आसान से पढ़िए। बोले ना कि एक एक मतलब अच्छे लेवल का, चाहे वो जितना इजी हो या जितना हार्ड हो, सभी लेवल का क्वेश्चन से मैं रूबरू एग्जाम तक आपको करवाऊंगा, बस आप बने रहिए। भिन्न भिन्न धारिताओं वाले, मतलब भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले 2 खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई, जिससे एक पात्र 1/4 और दूसरा पात्र 1/3 भर गया। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग क्या होगा। बोलिए कि सर दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। कहता क्या है, भिन्न भिन्न धारिताओं वाले 2 खाली पात्रों में, मतलब मान लीजिए कि ए और बी 2 खाली पात्र हैं जिनकी धारिता क्षमता भिन्न भिन्न है, मतलब इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग मात्रा में पानी या कुछ भी रख सकते हैं। तो भिन्न भिन्न धारिताओं वाले 2 खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई, जिससे एक पात्र का 1/4 भरा और दूसरे पात्र का 1/3, और दोनों में मात्रा तो बराबर ना है जी। कहता बराबर मात्रा डाली गई, यानी पहला का 1/4 दूसरा का 1/3 आपस में बराबर है, तो रेशियो निकल जाएगा। तिरछा गुना करेंगे, 3a बराबर 4b, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, 4:3, या डायरेक्ट यहीं पे हम 1/4 के उल्टा 4 और 1/3 के उल्टा 3, 4:3 हो गया। अब देखिए हम लोग से क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि यदि कम धारिता वाले पात्र को का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए, तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात तो 4:3 आया,
ठीक है, ये टोटल अनुपात 4:3 आया। लेकिन इसमें भरा हुआ कितना है, तो बोले सर पहला में 1/4 भरा हुआ है मतलब 1, और दूसरा में 1/3 भरा हुआ है 1। अब क्या बोल रहा है, अब हम लोगों से बोल रहा है कि यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग क्या होगा। तो बड़ा पात्र ही है, इसमें क्षमता 4 है लेकिन हम डाले कितना है 1, तो यह ई वाला 1 भी उठा के इसी में डाल दी। क्या बोला है, कम धारिता में जितना भरा हुआ है, फिर से पहला में 1/4 दूसरा में 1/3, तो ये टोटल क्षमता निकला पूरा धारिता का क्षमता, ये धारिता का क्षमता निकला। लेकिन भरा हुआ जितना धारिता उसका 1/4, तो 4 में 1 भरा हुआ है, आई 3 में 1 भरा हुआ है। अब इसको उठा के इसमें डाल दिया जाए तो बोल क्या रहा है, एकदम सोचने वाला क्वेश्चन है। बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग, तो बोले सर जब ये भी इसमें डाल दिया जाए तो निश्चित है बड़े पात्र में, तो बड़े पात्र में कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा क्योंकि 1 इसका था 1 ही बना गया 2, और टोटल है कितना 4, क्योंकि भाग का गणना टोटल पर होता है, तो 4 में 2 भर गया, तो 2 1 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 भाग। मतलब छोटे पात्र वाला बड़े पात्र में डाल देंगे तो बड़े पात्र का भरा हुआ भाग 1/2 भाग। ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। इधर तो सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा मिलता है। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% कटौती मतलब छूट मतलब बट्टा मतलब कमी पर बेचकर 8% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के साथ अनुपात क्या होगा। कमाल करते हैं। आपको हाउ ट्रिक बताया था कि कभी भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध पूछे, चाहे उसका रेशियो पूछे या क्रय मूल्य दिया हुआ अंकित मूल्य पूछे, अंकित मूल्य दिया हुआ क्रय मूल्य पूछे, तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। छूट के मतलब ही होता है घटाना और लाभ के मतलब भी होता है जोड़ना। यदि छूट को आपने जोड़ दिया 100 में तो क्रय मूल्य, और लाभ को छूट को घटा दिया 100 में तो क्रय मूल्य, लाभ को जोड़ दिया तो अंकित मूल्य। यही है ट्रिक। और अपने असाइनमेंट से लाभ हानि वाला जो डिस्काउंट का पार्ट्स मैंने पढ़ाया था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य में संबंध टाइप 12, उसमें 27 क्वेश्चन इस टाइप का बताया हूं, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता। तो करना क्या है, ट्रिक याद है आराम से। यहाँ पे छूट कितना दिया हुआ है, तो बोले सर छूट है 10%, कटौती है 10%, तो ये 90 हो जाएगा, और लाभ है 8% तो 108, 18 5 90, 18 6 108। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 5:6, 5:6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, तो और सिंपल है। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है, बढ़िया बात है। यदि ए को 100 रुपया तो बी को, बोले सर ये तो लॉलीपॉप से भी लॉलीपॉप है, रेशियो का नियम है। और रेशियो का नियम कभी पीछे आपको नहीं छोड़ा, चाहे किसी भी चैप्टर को बना लीजिए। एडवांस मैथ को भी हमने रेशियो से तोड़ा, चाहे तो वो हाइट एंड डिस्टेंस हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या आपको ज्योमेट्री जल्दी आने वाला, रेशियो का इस्तेमाल सब में मैंने किया है और आगे भी करूंगा। तो यहाँ ए का भाग दिया हुआ है 100, तो बोले सर यहाँ रेशियो में ये 2 है, ए की तुलना ए से, बी निकालना है 5 से। 2 से 2 5 10, 50 बार में, 50 5 250, यानी बी का निकल गया 250, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल एज का क्वेश्चन। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, बस सोचने वाला है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, गत वर्ष या इसी को बोलते हैं पिछले वर्ष, मतलब जो बीत गया है, पिछले वर्ष मेरी आयु किसी संख्या की वर्ग थी, वर्ग यानी स्क्वायर। फिर से गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह घन संख्या होगी। अगले वर्ष क्या होगी, एक घन संख्या होगी, घन संख्या होगी। तो वर्तमान में कितना है, यही ना पूछ रहा है। वर्तमान मतलब इस वर्ष क्या है। फिर से गत वर्ष मतलब एक वर्ष पीछे पूछ रहा है, एक वर्ष पीछे के बारे में बता रहा है कि मेरी आयु गत वर्ष, यानी एक वर्ष पीछे जाते हैं तो किसी संख्या का वर्ग है, और एक वर्ष जब आगे जाते हैं तो किसी संख्या का घन है। तो बोल रहा है क्या, यही ना पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो बोले सर दिक्कत क्या, ऑप्शन से पकड़ लीजिए, कौन ऑप्शन को यहाँ पर रखें कि एक घटाने पर किसी का भी वर्ग हो जाए, एक जोड़ने पर घन। तो बोले सर पहला ऑप्शन 26 है, लगता है 26 से तो आंसर होगा, क्योंकि यदि वर्तमान में आप 26 वर्ष के हैं तो एक वर्ष पहले 25 हो जाएगा जो कि 5 का वर्ग है, और एक वर्ष बाद आप 27 हो जाएगा जो कि 3 का घन है। तो निश्चित है कि अभी हम 26 वर्ष के हो गए। कितना, 26। तभी ना एक वर्ष पीछे जाएंगे तो 25 यानी वर्ग,
एक वर्ष आगे जाएंगे तो 27 यानी घन। और कोई को ट्राई कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। तो यानी वर्तमान में कितना वर्ष का है जो पूछ रहा है, 26 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सही। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल कैलकुलेशन है। 2.1 के होल स्क्वायर गुना रूट अंडर है 0.0441, इसको हम 2.1 के होल स्क्वायर गुना, इसको क्या लिख सकते हैं? तो बोले सर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका रूट निकालेंगे तो 441 का रूट कितना होता है? तो बोले सर 21 होता है, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव है, तो आप जानते हैं रूट में कि रूट में जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उसका आधा अंक के बाद हो जाएगा, रूट से बाहर निकले हो तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.21 हो गया, यही ना, 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। अब इसको क्या करें? तो बोले सर अब करना क्या है? पहली बात तो ये समझ आए कि 2.1 गुना 2.1 है और ये 0.21 है, तो है तो 21, हर हाल में 3 और दशमलव की चिंता बाद में करेंगे। तो 21 गुना 21 गुना 21, 21 का क्यूब होगा, और 21 का क्यूब आपको याद भी होगा कि 92 61 होता है। अब दशमलव का हिसाब किताब करो, दशमलव का वैल्यू ही मत दो, उससे डरना तो दूर की बात है। आराम से हम लोग कर दिए। अब 2 1 3 1 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यार यहाँ पे दशमलव होगा, यहाँ पे हम 0 देख सकते हैं, 0.9261 देख लीजिए। 0.9261 कोई ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 7, कमाल का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, आप सेट मारते रहे तो हर क्वेश्चन से रूबरू हो जाइएगा। बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहली बात तो बड़ी संख्या का मतलब HCF होता है, छोटी छोटी मतलब LCM, लेकिन वह बड़ी संख्या क्या है जो 140 176 और 264 को क्रमशः 4 6 और 9 शेष छोड़कर विभाजित करता है। मतलब इसमें 4 यदि घटा दिया जाए, शेष छोड़ दिया जाए, 6 इसमें छोड़ दिया जाए और इसमें 9 शेष छोड़ दिया जाए तो विभाजित हो जाता है। तो जो शेष बच रहा है उसको घटा देते हैं। तो 140 में 4 शेष था तो काटने विभाजित होने वाला 136 होगा, तो यहाँ 170 होगा और यहाँ 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 255। तो देख लीजिए ऑप्शन सही, देख लीजिए कौन है जो तीनों को काट सकता है, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो सबको काट दे। तो बोलिए सर 17 हो सकता है, 17 तो हो ही सकता है कन्फर्म है, लेकिन क्या 17 के अलावे भी हो सकता है, जैसे कि 34? तो बोले सर 17 हो सकता है तो 34 भी हो सकता है, 2 तो होवे करेगा, 2 तो होगा ही नहीं, 85 भी नहीं होगा क्योंकि 85 इसमें तो लग जाए नहीं होगा, यानी 34। तो बोले सर 34 कैसे होगा, अंतिम में तो 5 है, और 34 कैसे हो सकता है क्योंकि सम है तो अंतिम 5 कैसे आएगा? तो कन्फर्म है, एगो बचा 17 ही इसका HCF हो जाएगा। ऐसे 17 से सब कट रहा है, क्लियर? तो 17 यहाँ हम लोग का HCF होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 17 हो गया कि कौन ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सर ऐसे भी तो ऑप्शन ही देख के बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और यहां से मजा आएगा। एक समांतर श्रेणी एपी का मास्टर वीडियो मैंने बता दिया, एपी जीपी एचपी जरूर पढ़िए, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपका ये सब टॉपिक में, चाहे एपी हो, प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिक्स हो, सब मैंने पढ़ा दिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहां देखिए क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी एपी में 4 पद हैं, 2 मध्य पद हो, जैसे 4 1 2 3 4। समांतर श्रेणी यानी एपी का गुण क्या है? क्रमागत संख्याएं हो जिसका अंतर समान हो, समान अंतर जोड़ के आगे बढ़ रहा हो, ठीक हो, समान अंतर जोड़ के आगे बढ़ रहा हो। तो 2 मध्य पदों का योग 110 हो, यानी कन्फर्म है ये दोनों जोड़ के 110 होना चाहिए। देखिए एकदम ट्रिकली बता रहे, नहीं तो किताब चलिए दिमाग चकरा जाएगा। ये दोनों जोड़ के 110 होना चाहिए और ये दोनों गुना करके 2125 होना चाहिए। वाह कमाल करते हैं, 2125 होना चाहिए। तब बोल रहा है तीसरा पद क्या है? ऑप्शन से बनाइए, मानिएगा फंस जाइएगा, कभी नहीं बनेगा ऑप्शन से। यदि आप तीसरा पद, पहला ऑप्शन 55 मानते हैं तो तीसरा पद 55 मानिएगा, तो दूसरा पद कन्फर्म है 55 से कम मानिएगा, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो आगे वाला ज्यादा होगा। तो बताइए इसको 55 मानेंगे तो इसको 55 से कम मानना पड़ेगा, कभी जिंदगी में जोड़ के 110 आएगा, क्योंकि 55 में 55 जोड़ते हैं तो 110 आता है। और इसको 55 तीसरा 55 लेते हैं तो ये 55 होगा नहीं, तो कन्फर्म है 55 नहीं होगा। और 55 नहीं होगा तो कम, उससे कम वाला तो होगा नहीं, तो 45 भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी छट गया, ऑप्शन सी 65 है। यदि इसको हम 65 मानते हैं तो 110 बनाने के लिए इसको कितना मानना पड़ेगा?
तो बोले सर 110 बनाने के लिए इसको 45 मानना पड़ेगा। 65 45 110 हो गया, तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं 65 45 मतलब 20 का अंतर है। तो बोले सर उस हिसाब से 20 घटाएंगे तो ये 25 ना हो जाएगा, और ये तो 25 होगा, लेकिन इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा। अभी ट्राई कर लेना है कि क्या 85 और 25 और 85 गुना करके 21 25 आता है? यस जी आता है। अब गुना कर लीजिए, 25 और 85 गुना करिए ना, निश्चित है 2125 आएगा। यानी गारंटी है कि हम लोग का तीसरा पद 65 है। तीसरा पद 65 गारंटी है, क्योंकि जैसे हम 65 लिए तो 110 बनाने के लिए इसको 45 लेना पड़ा। यहाँ पे अंतर 20 का है, तो निश्चित है इधर आएगा तो 20 घटेगा, उधर जाएगा तो 20 घटेगा। ये दोनों का गुणनफल 125 आ रहा है, इसकी गारंटी है, हम लोग मार दिए। यदि नहीं आता तो यहीं पे ही छट जाता। क्लियर है? और यदि ए प्लस डी के चक्कर में पढ़िएगा ना, ऐसा खतरा में पड़िएगा कि बनबो नहीं करेगा। आसान तरीका से कॉमन सेंस लगा के बना दिए कि तीसरा पद यहाँ पे 65 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 तो कमाल का और सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 1372 गुना क्यूब रूट ऑफ 1458। वैसे तो ना तो 1458 पूर्ण घन है, ना तो 1372। अब करें तो क्या करें? तो हम पूरे में क्यूब रूट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में तो क्यूब रूट है। 1372 गुना 1458। अब क्या करें? इसको फैक्टर में तोड़ के हम बाहर निकाल सकते हैं। फैक्टर में तोड़ने का तरीका है कि यदि इसको हम फैक्टर में तोड़े तो सबसे पहले तो 2 से ही तोड़ना है। 6 दूनी 12, 1 चल गया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। 2 से तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो निश्चित है ये तो 7 का क्यूब हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। अब आ जाइए इसको तोड़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2 से यदि हम तोड़ते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और ये है कितना? 9 का क्यूब। तो अब क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 9 के क्यूब है तो एगो 9, 7 के क्यूब है तो उसके बाद एगो 7। अब जरा ध्यान दीजिए, एगो 2, 2 गो 2, आई मिला के 3 गो 2 हुआ ना जी। तो 3 गो 2 है तो मिला के उसके बाद एगो 2, तो यहाँ हो गया कितना? 9 से 63, 63 दूनी 100, 63 दूनी 126। इसी को कहते हैं चालाकी बतियाना। हम लोग क्या किए? चालाकी बतियाए। यदि इसको हम गुना के चक्कर में गुना करके घनमूल निकालते तो भारी चक्कर में फंस जाते। हम लोग फैक्टर में तोड़े तो यहीं आते आते पता चल गया कि ये तो 7 का क्यूब है तो 7 निकल जाएगा, आई 9 का क्यूब है 9 निकल जाएगा। अब यहाँ पर एगो 2 बच गया, यहाँ पर 2 गो 2 बच गया, 3 गो 2 को बदले एगो 2 निकल जाएगा। गुना के 126 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए 126 से ऑप्शन नंबर डी। तो कंजूसी करके समय चाहे जिस मेथड से बच जाए बचा लेना है, यही एग्जाम का टैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 कमाल का क्वेश्चन है और मिश्र समानुपात। बड़ा ईमानदारी से बताए थे। स्पेशल मिश्र समानुपात मेरे असाइनमेंट से पढ़े होंगे तो टाइप 4 में मैंने स्पेशल बताया था कि जब अलग अलग कैटेगरी अलग अलग जाति के लोग काम करने वाले हों तो सबसे पहले उसका क्षमता का अनुपात निकालते हैं, और या नहीं तो अथवा आ गया तो उसका मतलब बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, यदि 10 आदमी या 18 लड़के, एक काम को 15 दिन में, तो 10 आदमी मतलब 10 महीने या 18 लड़के, या मैंने बराबर 18 बॉय। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, पहले रेशियो निकालेंगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी मैन और बॉय का रेशियो हो जाएगा 9:5। अब जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट, यही तो मिश्र अनुपात, टाइम, वर्क, पाइप, टंकी तीनों का नियम है। जो दिया और लेफ्ट जो ज्ञात करना है राइट, तो वो कैसे? तो देखिए फिर से 10 आदमी तो 10 9 90, अथवा या 18 लड़के 18 5 90, कोई को लीजिए 90। कई दिन में 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो 15 आदमी और 33 लड़के, उससे दुगना काम नीचे। जैसे ही दुगना बोला तो इधर एक काम रखेंगे और इधर 2 काम रखेंगे, लेकिन कितना कितना? तो 15 आदमी तो 15 15 9 135। 15 आदमी तो आदमी को 9 से गुना करेगा ना जी, क्षमता निकालते क्यों है? गुना करने के लिए। तो 15 आदमी 15 9 135, 33 लड़के 33 5 165। लीजिए 15 9 135, 33 5 165 मिला कितना हुआ? 135 165 मिला के 300, तो यहाँ हो गया 300। तो बोल क्या रहा है हम लोग से? इससे दुगने काम को कई दिन में, तो डी दिन में काट दीजिए। कमाल करते हैं, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, 150 बार में। 15 से 15, 0 से ही 0 कट गया, डी बराबर 9, डी बराबर 9 दिन। 9 दिन में दुगना काम को आराम से कर देगा। तो 9 दिन ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप मेरे असाइनमेंट से ही सब चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ये सब मैथ का औकात नहीं है कि आपके सामने आंख उठा के देखेगा, नहीं तो जो पढ़े होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आया है ना कि आप पढ़ दीजिए तो गदगद हो जाइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन का स्पेशल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन बताया है। और यदि आप यूथ कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन कर रहे होंगे उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन मिला होगा, और 3200-2700 सॉल्यूशन किए होंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन मिला होगा। कैसे? एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी से आता है, धीमा और तेज, धीमा और तेज, पैदल चलता है और सवारी से आता है तो 37 मिनट लेता है। बस दोनों और 55 मिनट पैदल चल सकता है तो दोनों और सवारी से। तो क्या बताए थे ऐसा क्वेश्चन का? एक क्या हो ट्रिक न बताए थे जी कि धीमा और तेज वाला को 2 से गुना करके जो दूसर का दे उसको घटा देते हैं। तो बोल रहा है क्या कि पैदल जाता है लेकिन सवारी से आता है तो 37 मिनट, तो यही ना धीमा तेज है। तो 37 को दुगना कर देंगे और एगो आव दिल है दोनों और पैदल वाला, तो 55 को घटा देंगे तो दोनों और सवारी वाला निकल जाएगा। 37 दूनी 74, 74 में से 55 घटाइए कितना आएगा? तो बोलिए सर 19 आएगा। यानी कन्फर्म है कि दोनों और सवारी से जाएगा तो 19 मिनट लगेगा। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। कमाल का क्वेश्चन है, देखिए हाउ ट्रिक मैं आपको बताता हूं इसमें कि कैसे इसका हम सेकंडों में छाट सकते हैं। पहले तो बोल रहा है 1,60,000 वार्षिक वेतन पर महेश को विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया ताकि उसका वार्षिक वेतन 2,79,841। कमाल है। शुरू हुआ था 1,60,000 से, हो गया 2,79,841, दर है 15%। तो बोलिए सर जितना पावर के रूप में बैठेगा उतना वर्ष हो जाएगा। सबसे और ट्रिक उतना चेक करना क्या जरूरी है फॉर्मूला से, जैसे CI में हम लोग बनाते हैं ऐसे भी 15% बढ़ रहा है तो मूलधन में धन का काम कर रहा है, शुरुआती और ये अंतिम है। तो बोलिए सर यदि हम स्क्वायर भी बैठ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 सुना यानी 400 का स्क्वायर, तो यो किसी न किसी के स्क्वायर के रूप में बैठेगा। लेकिन स्क्वायर करते हैं तो 2 वर्ष तक बढ़ेगा, तो 15% वार्षिक दर से 15 दूनी 30, तो इसका 30% निकाल के जोड़ेंगे तो 2,79,841 का भी नहीं आएगा। इसका 30% मोटा मोटी लगभग में 48, यानी 48,000 जोड़ेंगे तो 2,08,000 लगभग में आएगा। तो कहाँ से? तो निश्चित ही पावर 4 के रूप में। तो बोले सर ई तो 40 के पावर 4 है, तो अब वो कितनों के पावर 4 बैठे, लेकिन जब पावर 4 बैठ गया तो कन्फर्म है आंसर 4 वर्ष हो गया। मार के आंसर निकल सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं, सॉरी 40 के पावर 4 नहीं होगा, 20 के पावर 4 होगा। 40 के 4 के तो उसका 16 ना हो जाता, 20 के पावर 4। देखिए 2 के पावर 4 16, एक 0 पर पावर 4 है तो 4 0, तो ये 20 के पावर 4 है, ये 23 के पावर 4 होगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस पावर के रूप में बैठ गया 4 वर्ष हो गया आंसर। ज़्यादा लंबा चौड़ा चेक करने के स्क्वायर के रूप में बैठता 2 वर्ष, क्यूब के रूप में बैठता 3 वर्ष, पावर 4 के रूप में बैठ गया 4 वर्ष। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही कमाल का और सिंपल क्वेश्चन है, जरा आराम से समझ लेते हैं। कहता है एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्षलंब के दुगने से 2 अधिक है। एक त्रिभुज का आधार, ये आधार है और शीर्षलंब मतलब ऊंचाई होता है। एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्षलंब के दुगने से 2 अधिक है। तो बोले सर शीर्षलंब को यदि हम x मानते हैं तो आधार जो होगा 2x + 2 होगा। हमने क्वेश्चन ही करा है कि एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्षलंब के दुगने से, तो शीर्षलंब जिससे दुगना उसको x मानेंगे, 2x + 2। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल 12 है तो उसका शीर्षलंब क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला, मेंसुरेशन में 2D और 3D का अलग अलग मैराथन क्लास बनाया जिसमें हर प्रकार का फॉर्मूला होता है। 1/2 गुने होता आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं, और ई दिया हुआ है 12। तो बोला है शीर्षलंब यानी x का मान, तो बोले 1/2 गुने आधार हो गया कितना 2x + 2 और गुने ऊंचाई कितना है, शीर्षलंब कितना है x = 12। अब काटेंगे तो ये कटेगा 1/2, इसमें यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा × x = 12। 2 से 2 क्या होगा, कटेगा। तो अब या तो आप ब्रैकेट तोड़िए, इसको तोड़ के द्विघात समीकरण में बैठाइए, यानी x × x + 1 = 12 है। तो कन्फर्म है x का मान कितना होगा, 3 होगा। नहीं तो आप रख के देख लीजिए, 3 × 3 + 1, 3 चौके 12 होता है ना जी। तो आराम से ये तो ऐसी कोई भी बता देगा कि x का मान 3 होगा, उसके लिए क्यों हम 2-3 लाइन टाइम बर्बाद करें। यानी कन्फर्म है यहाँ पे शीर्षलंब हो जाएगा 3। कमाल हो गया, कॉमन सेंस भी लगाइए, उतना हल करने की क्या जरूरत है। तो 3 हो गया। अब x माने शीर्षलंब को तो 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज एक क्वेश्चन नंबर 14, कमाल का क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा। कहता क्या है, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 7 बेटों, वाह क्या कमाल है, 3 बेटियों, ये तो जनसंख्या का खजाना है, इतना बाल बच्चा है। 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों, वाह 5 भतीजों, इतना बाल बच्चा सब मिला के हो गए। 7 बेटों 3 बेटियों 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए उसके पास है 12,600 रुपया। चलो भाई की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, यानी भतीजा को सबसे कम, यानी भतीजा को हम 1 मानेंगे। और बोल रहा है क्या, हर बेटे को, यही तो बोल रहा है कि हर बेटी को भतीजे से 3 गुना, माने भतीजा 1 तो बेटी 3, और हर बेटे को भतीजा का 7 गुना, माने भतीजा 1 तो बेटा 7। कमाल हो गया। तो हर बेटी को कितना मिलेगा? तो बोले सर रेशियो का नियम है, कमाल कर दीजिए और क्या। तो बोले सर टोटल धनराशि बांटना है 12,600। जरा यहाँ देखते हैं टोटल कितना है। ये हर बेटा को 7 है, और 7 बेटा 7 7 49, 3 3 9, 49 9 कितना होगा 48, और 5 1 5, 48 और 5 कितना हो जाएगा? तो बोले सर 48 5 53 होगा। कितना हो जाएगा? 53। फिर से समझिए, 7 7 49, 3 3 9 कितना हो गया? तो बोले सर 49 और 9 यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाता है कितना? 58। यहीं पे हम लोग गलती कर दिए थे, 48 पढ़ दिए थे, वही कंफ्यूजन हमें लगा। 7 7 49, 3 3 9, 58 और 5 1 5 कितना हो गया? 63। हड़बड़ाहट में नहीं करना है। तो तुलना कर दिए, पूछ रहा है हर बेटी का, तो हर बेटी का तो 3 से, यदि टोटल कुल बेटियों का कितना होगा तो 3 3 9 से, लेकिन हर बेटी का पूछा तो 3 से। 63 दूनी 126, 200 बार में 2 3 600, हर बेटी का 600। बस कैलकुलेशन का कमाल है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से आंसर मारना है। 600 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, रीजनिंग भी है और मैथ भी है, मतलब सोचते हुए बनाना है इसको। संख्याओं 70, 70 के बाद है स्टार 7, 70 स्टार 7 तथा कितना है? तथा 5 स्टार है। मतलब आप कह सकते हैं ये भी एक 2 अंक का संख्या, ये भी है, और ये भी 2 अंक का संख्या है। लेकिन बोल रहा है क्या, इसका औसत 57। तो बोलिए सर निश्चित है ये 3 संख्या है और तीनों का जो औसत है वो 57 है। तो कन्फर्म है भैया, योगफल इसका क्या होगा? तो बोले सर गुना कर दीजिए 3 से। 7 21 के 1 बच गया 2, 5 या 15 और 2 17, यानी 171। समझ में आया? मतलब कि इसका औसत 57 है तीनों के, तो योगफल होगा 171। मतलब आप कह सकते हैं कि 70 प्लस स्टार 7 और प्लस 5 स्टार मिला के होना चाहिए 171। अब देखिए यहाँ पे इसका खेल, यदि स्टार एक ही अंक को निरूपित करता है तो क्या होगा? बोले सर स्टार एक ही अंक को निरूपित करता है, तब तो कमाल की बात है, स्टार का मान्य ना निकालना है जी। तो देखिए क्या होगा, ये 0 है, इकाई अंक का इकाई 0 ही 7 हो गया। अभी स्टार को जोड़ेंगे तो 0 और 7, 7 में कितना जोड़ें कि 1 आए, कम से कम कितना? तो बोलिए सर 7 में 4 जोड़ेंगे तबे ना अब 11 के 1 आएगा। क्या और कोई उपाय है? नहीं है, तबे ना 1 आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तो 11 के 1 हो गया, बच गया 1। उसके बाद देखिए 7 है, आई वाला 5 12 है, हमें लाना है 17। तो बोलिए कि सर फिर से 7 है, 5 12, 1 बाकी भी थी 13, हमें लाना है 17। तो बोलिए सर 13 में 4 जोड़ेंगे ना तो 17 तो कन्फर्म है, यहाँ भी स्टार 4 होगा। ऐसे भी जब यहाँ पे स्टार निकाल दिए तो फिर अलग से स्टार निकालने की जरूरत नहीं है, स्टार एक ही अंक को दर्शा रहा है, यानी स्टार का मान कितना हो गया? 4। सोचना भी था और कैलकुलेशन भी करना था, आ गया। ये सब क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसका दर्शन ही कभी नहीं करते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, जबकि बहुत ही इजी होता है। इसीलिए डेली सेट मारिए, तब तक सेट चलाते रहेंगे जब तक आप सभी का सिलेक्शन ना हो जाए। सेट एकदम रेगुलर सब दिन चलते रहेगा। आप सभी का अधिक से अधिक सहयोग मिला तो सहयोग क्या चाहिए? अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बस उत्साह बढ़ाते रहिए कि अच्छा लग रहा है तो हमारे इसको इंप्रूवमेंट अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे स्टार का मान 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। एवरेज का कमाल का क्वेश्चन है। यदि हमारे असाइनमेंट से एवरेज पढ़े होंगे तो ये सब तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, देखने में भले ही बड़ा लग रहा है। बोला 3 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु
30 वर्ष थी, मतलब 8 गो सदस्य, औसत कितना था 30। लेकिन बोले सर 3 वर्ष पूर्व 30 था, 3 वर्ष पूर्व इसका औसत 30 था, हमें तो वर्तमान लेके चलना है, 33 ना होना चाहिए। कमाल करते हैं, कभी भी एज वाला प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत उसको वर्तमान में बदल दीजिए। मतलब 3 वर्ष बाद 8 सदस्यों के परिवार के 3 वर्ष पूर्व औसत था 30, तो वर्तमान में तो 3 वर्ष पूर्व आप ही का 30 रहेगा, तो वर्तमान में 33 ना होगा जी। अब औसत मतलब सभी में, चूंकि एज ऐसा चीज है कि सब में बराबर बढ़ता है, तो वर्तमान में 33 होना चाहिए 8 का। लेकिन क्या बोला, यदि परिवार में एक बच्चे को सम्मिलित कर दिया जाए, एक बच्चे आ गया, मतलब एक बच्चा आ गया, तो परिवार 9 गो हो गया। तो एक बच्चे को सम्मिलित कर दिया जाए तो परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही रहती है, उतनी ही रहती है, मतलब 30 के 30 रहती है, बढ़ता नहीं है। तो बोले सर बढ़ के 33 होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा शामिल हो गया तो उसी में औसत मैनेज हो गया, उसका कम उम्र होगा, तो 9 का औसत उतने रह गया 33। तो बोला बच्चा के आयु क्या है, बोले सर सबसे आसान तरीका 9 के योगफल में 8 के योगफल घटा दीजिए। कमाल करते हैं, तो 9 तिया 27 यानी 270 और माइनस 8 तिया 24 के 4 बचा कितना, तो बोले 2 8 तिया 24 और 2 26 घटा दिए, 270 में से 264 जाएगा 6 वर्ष। बच्चा की आयु जिसको सम्मिलित किया गया था 6 वर्ष। कमाल है, कितना आसान तरीका है। फिर से 8 को परिवार था, औसत 3 वर्ष पूर्व 30, तो वर्तमान में 33। लेकिन एक बच्चा शामिल किया तो परिवार 9 हो गया, तो औसत उतने हैं जितना 3 वर्ष पहले था, तो 30 के 30 है, मैंने वर्तमान में 30। तो 9 तिया 27 270, 90 के योगफल में 8 के योगफल घटा दिए, बच्चा एगो निकल गया 6 वर्ष का। ऑप्शन मिला लीजिए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा कमाल का और सिंपल क्वेश्चन भी है। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी 5% लाभ, तो 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। बोले सर लाभ हानि में तो इसको एकदम उड़ा दिए थे। 21,000 में बेचकर 5% लाभ, तो इसकी तुलना 105 से, अब 15% लाभ चाहिए तो गुना 115 से, जो दिया उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। कैलकुलेशन तो कर लीजिएगा ना, इतना आसान कैलकुलेशन भी हमसे पूछिएगा, बताइए अच्छा बात है। इसका आंसर आप खुद कमेंट करिए कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से 19, कमाल का क्वेश्चन है। और पाई चार्ट, पाई चार्ट जब भी आता है मैं आपको बताता हूं। पाई चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, यदि डिग्री में होंगे तो 360 और प्रतिशत में होंगे तो 100%। इससे ज्यादा या कम हो गया तो पाई चार्ट गलत है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये पाई चार्ट परसेंटेज में है, पहले पूरा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब अध्ययन करने में 1 घंटा नहीं लगा देना है, देख लेना है एक नज़र। यात्रियों द्वारा विभिन्न बसों के उपयोग को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है, बढ़िया है। एन बस का उपयोग 18% यात्री करता है, पी बस का 10%, बस क्यू का 9%, इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अब आ जाइए आराम से 18। यहाँ यात्रियों की कुल संख्या, टोटल यात्री दिया हुआ है 600, ये ध्यान रखना। कहता है बस क्यू, बस सी और बस डी में यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या। तो बोले सर पहले क्यू प्लस सी और प्लस डी, इसका औसत निकालना है। तो बोले सर पहले योगफल तो निकाल दें। टोटल 600 है, टोटल अपने आप में परसेंट में होगा तो 100 होगा, तो टोटल की तुलना टोटल से क्यू सी और डी को जोड़िए। तो बोले सर क्यू में है 9%, सी में है 17%, 17 9 कितना हो जाएगा। तो बोले सर 17 और 9 हो जाएगा हम लोग का कितना 26, 17 9 26। उसके बाद बोल रहा है सी क्यू और डी हो जाएगा 22, 26 और 22 जोड़िए तो बोले सर हो जाएगा 48। तो 48 से गुना कर देते हैं, लेकिन बटा 3 भी कर देंगे, डायरेक्ट औसत निकाल देते हैं। औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, 48 से गुना किए ना तो क्यू सी और डी इसका निकल गया योगफल, लेकिन औसत चाहिए तो क्यू सी और डी मिला के 3 को है तो 3 से भागा दे दिए, काट दिए 2 शून्य 2 शून्य, 3 से 16 तिया 48, 16 से 96, यानी औसत हो जाएगा 96। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहीं पे 19 को भी लपेट देते हैं अखी में। क्या बोल रहा है, बस एन में यात्रियों की संख्या बस क्यू में यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। बस एन में यात्री की संख्या बस क्यू में संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज जैसे क्यू वाला को नीचे रखेंगे, दोनों तो परसेंटेज में है। क्यू में यात्रियों की कुल संख्या का लगा क्यू में, तो क्यू वाला नीचे और एन वाला ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। तो क्यू कितना है, तो बोले सर क्यू में है क्या परसेंट 9%, और एन में कितना है, तो बोले सर एन में है 18%, अब परसेंट निकालना है तो 100 से, यही ना बोला है जी। काट दीजिए 9 दूनी 18 और 2 गुना 100, 200% हो जाएगा। मतलब एन में क्यू का 200% है, यही तो पूछ रहा है एन में क्यू का क्या परसेंट है, तो 200%।
कमाल हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लगातार पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन तो सीखबे ना करेंगे आराम से और कभी नहीं छूटेगा। 200% हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 20 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कमाल का क्वेश्चन और समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस समझिए एक बार। क्या बोल रहा है, दो गो बिंदु दिया हो जिसका निर्देशांक है 2,8 एंड 2,8 है एंड 5,7 है। सिर्फ ध्यान से आपको समझना है, 2,8 एंड 5,7 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं। अब ऑप्शन है केवल बाई अक्ष को काटती है, दोनों को काटती है, किसी अक्ष को नहीं काटती है, केवल एक्स को काटती है। तो पहले हम लोग अक्ष बना लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ पर है ये देखेंगे। तो बोले सर इस प्रकार से अक्ष बना लिए, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको बाई बोलते हैं। ये होता है बाई डैश, आई एक्स है तो एक्स डैश। अब जरा देखिए कहाँ कहाँ पे इस बिंदु को हम लोग कर सकते हैं। तो बोले कि सर पहली बात तो ये बोल रहा है -2,8 मतलब ये एक्स होता है और ये बाई होता है, तो एक्स पर -2 जाना है। तो बोले सर एक्स पर -2 जाना है, तो मान लिया 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो ये सामने जाएगा। और फिर 8 है मतलब बाई पर +8 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इसके सामने यहाँ पर ये वाला बिंदु हो जाएगा कौन, -2,8। एक्स हम 2 गए और बाई कहाँ पर गए 8। ठीक है, बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट जल्दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं बेसिक क्लास दूंगा, एडवांस समझिए शुरू ही हो गया है। तो जरा देख लीजिए आगे क्या कहता है, 5,7 दूसरा बिंदु 5,7 है मतलब एक्स पर 5 जाइए। तो बोले सर एक्स इधर पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, यदि यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 5 हो तो एक्स यहाँ जाना है और बाई कितना जाना है, तब बोल रहा है 5,7 बाई 7 जाना है। तो बाई 7 जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि यहाँ पे बाई 7 जाना है, मतलब थोड़ा सा इस पॉइंट से नीचे यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x5 बाई 7, x5 बाई 7, तब ये इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो बोले सर 5,7। अब बोला ये दोनों से गुजरने वाली रेखा, तो निश्चित है ये दोनों से गुजारे के मतलब है कि रेखा ऐसी जाएगा, तब ये ना। तो ये दोनों से गुजरने वाली रेखा को यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये ना तो x के पैरेलल है ना तो y के पैरेलल है। यदि x के पैरेलल रहता मतलब ये सीधा चल जाता तो केवल y को काटता, यदि y के पैरेलल रहता तो x को, लेकिन ये तिरछा गया है जो y को तो यहीं पे काट रहा है, और इसको यदि x को और आगे बढ़ाया जाए तो कहीं न कहीं x को ही काटिए देगा। यानी कंफर्म हो गया कि इस बिंदु और इस बिंदु से निकलने वाली रेखा को जब हम चतुर्थांश में व्यक्त किए तो पता चला कि तिरछा जा रहा है, यानी बाई एक्सिस को भी काट रहा है एक्स एक्सिस को, यानी दोनों एक्सिस को धजिया उड़ा दिया काट के, जैसे हम लोग उड़ा देते हैं। तो यहाँ दोनों अक्ष को काटेगा, ऑप्शन मिला लीजिए, दोनों अक्षों को काटते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 कमाल का क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंसना ही ध्यान रखना है। देखिए क्या है, ध्यान से बनाइए एकदम बनेगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 60 है, कोण सी 40 है। तो पहले हम लोग त्रिभुज थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो जरा देख लीजिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी में बी है 60 डिग्री, सी है 40 डिग्री, तो स्वाभाविक है ए होगा 80 डिग्री। बोले कहा है सर, कहा है कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, 60 40 80 180। अब यहाँ से देखिए इसका कहानी, ए डी कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बोले सर बराबर भागों में बांटता है मतलब कोण को बराबर भागों में बांट देता होगा। तो ऐसा खींचिए ना कि बराबर भागों में क्या करे, बांट दे। ठीक है, बस ध्यान से समझ जाइए, इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। एडी हम ले लिए, समद्विभाजक है जो कोई जरूरी नहीं है कि लंब है, लेकिन इस समद्विभाजित कर देता है। तो बोले समद्विभाजित करना मतलब ये दोनों बराबर, मतलब टोटल 80 है तो ये 40, ये वाला भाग भी कितना हो गया भैया 40। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुआ, जो बोला है मैं कर दिया हूं। अब देखिए क्या बोलता है, ए लंब बीसी, वाह, ए लंब बीसी मतलब समझते हैं, ये जो बीसी है इस पर ए लंब खींचा गया है, तो ए से इस प्रकार से आप लंब खींचिए, लंब मतलब 90 डिग्री। तो अब क्या पूछ रहा है, तो कोण ई ए डी। देखिए
ए ई लंब हम डाले तो ई ए डी मतलब ई वाला कोण बराबर व्हाट। क्या कमाल है, कोण ई ए डी बराबर व्हाट। कितना आसान से बनेगा, देखिए आप सोच नहीं सकते। पहले बोला है ए बी सी, ई 60 ई 40, तो हम अपने से पूरा 80 निकाल लिए। ए डी से हम विभाजित करता है तो 40 40 दोनों हो गया। ए ई जो है लंब है, तो बोल क्या रहा है हम लोग से, ई ए डी या डी ए ई, जो भी बोलिए ई वाला कोण। बोले सर कमाल करते हैं, एकदम आराम से निकलेगा। देखिए ई 60 है, अब बोलिए सर जी 90 है। 90 और 60 कितना होता है जी, क्योंकि लंब है तो 90 ना होगा, लंब मतलब 90, तो 90 60 150। आई हो तो एगो त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग क्या होता है, बोले सर कमाल करते हैं 180 होता है। तो 90 और 60 150, तो ई वाला भाग यदि पूछा जाए तो ई वाला भाग 30 से ना होगा जी। आई पूरा भाग कितना है 40, तो 40 में ई वाला 30, तो ई वाला भाग 10 डिग्री नहीं होगा, होगा ना। देखिए ना ई 40 ई भी 40, जिसमें आप ई वाला 30 निकालिए तो ई वाला भाग 10 है ना बचा, तबे नहीं पूरा 40 होगा। बारीकी से देख रहे हैं ना, तो कन्फर्म है इसका मान कोण ई ए डी बराबर कै डिग्री हो गया, 10 डिग्री। कै डिग्री हो गया 10 डिग्री। ऑप्शन मिला लीजिए 10 डिग्री। 21 का ऑप्शन नंबर ए 4 बार बनाइएगा, क्योंकि जब तक 3-4 बार आप नहीं बनाइएगा ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा और पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ दे। इसलिए मैं 10 एडवांस मैथ, कम से कम 10 एडवांस मैथ इंक्लूड इसमें कर ही रहा हूं। बाकी जल्दी जल्दी एडवांस मैथ का बचा हुआ पार्ट्स और खत्म होगा तो और आपका भरोसा, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22। ईबीवीआई क्वेश्चन, हालांकि बहुत आसान है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अरे तेरी की तो एडवांस मैथ का, अब ज़्यादा एडवांस बना के सोचने लगते हैं, जबकि हम बार बार बोलते हैं ज़्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं। सीरियसली जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, ट्रिगोनोमेट्री लगभग एडवांस में बेसिक क्लास मैराथन क्लास के द्वारा खत्म कर दिया हूँ। मेंसुरेशन मैराथन क्लास 1 और 2 के द्वारा फार्मूला को पूरा रटा दिया हूँ, उसको देखिए। अब बाकी प्रैक्टिस में चल ही रहा है। बाकी ज्योमेट्री अलजेब्रा जल्दी खत्म होने वाला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जल्दी खत्म करूंगा, और रेगुलर आप सेट मारते रहिए। प्रैक्टिस के अभाव के कारण ही आपको डर लगता है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे मैथ डरेगा। देखिए कितना आसान है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, आप कैसा भी एक चतुर्भुज बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ए बी सी डी नाम नहीं दिया है, एक चतुर्भुज है, सीधे बना दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी डी, जिसमें विकर्ण बी डी 64 है, तो विकर्ण बी डी जो है ये पूरे, यानी बी डी बराबर 64 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कोई बात नहीं है जी, दे दिया है 64 सेंटीमीटर। ए एल लंब बी डी है, वाह, यानी बी डी पर ये जो बी डी है इस पर ए से लंब डाला गया, कौची ए एल। कमाल का है, एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ए एल बराबर है 13.2 सेंटीमीटर। देखिए देखने में तो कितना लंबा लग रहा है, कितना जटिल, लेकिन टाई टाई फिस हो जाएगा तुरंत एकदम। देखिए कैसे एक ही फार्मूला चुटकियों में उड़ाएंगे। तो आराम से जैसे बोला ए एल का 13.2 सेंटीमीटर, और सी एम फिर बोल रहा है, ओ पहले ही बोल दिया था कि ए एल लंब बी डी और सी एम लंब बी डी। बी डी पर एक और लंब है जो सी से है, तो कौन है, सी एम है, सी एम, यानी सी से भी लंब बी डी पर है, सी एम लंब बी डी। ये पहले बोल दिया था ए एल लंब बी डी, एक और है सी एम लंब बी डी, जो कि मैंने लिख दिया। और ए एल की लंबाई 13.2 लिख दिया है, और बी डी की लंबाई जो सी एम की जो लंबाई लिख दिया है वो 16.8 सेंटीमीटर। और बी डी की लंबाई तो पहले 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। तब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि चतुर्भुज, वाह, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बाद मात्र पूछ रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 8। बोलिए सर ये ना तो समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर रहता तो क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, सम चतुर्भुज रहता 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, समलंब रहता तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। सब मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको याद भी होगा, इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करिए। लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज का नाम ही नहीं, तो क्या करें। तो बोले सर क्या बात कर रहे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर ई त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है जी। तो कमाल करते हैं आप, हो जाएगा 1/2 गुने आधार, इसका बी डी हो जाएगा 64,
गुना ऊंचाई हो जाएगा 13.2। फिर नीचे वाला त्रिभुज 1/2 गुना आधार तो बीडीए होगा 64 और ऊंचाई का काम ही वाला करेगा 16.8। नहीं बुझाया? ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ई वाला त्रिभुज तो 1/2 गुना आधार बीडी ऊंचाई और प्लस ई वाला त्रिभुज तो 1/2 गुना आधार भी इसका बीडीए होगा। इधर से ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हो गया cm। तो बोले सर दिक्कत क्या है? 1/2 गुना 64 दोनों में कॉमन है, ये है गुना। अब कॉमन ले लिया तो 13.2 और 16.8 जुड़ जाएगा। तब बोलिए 16 और 13 29 और 0.2 और 8 जुड़ेगा तो 10 है ना होगा जी। तो 29 और 1 जुड़ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव तो 30 है ना हो जाएगा। ऐसे भी 16.8 13.2 जोड़िए ना 30 से होगा। कमाल हो गया, कितना आसान है, मतलब इतने में आंसर आ गया। इसको तो समझाने में टाइम लगा। बस काट दीजिए, काटिएगा जैसे तो ये 2 से कट जाएगा 32 दूनी 64। अब 32 तिया 96 होता है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 960.0। दे दिया 0.0 तो क्या फर्क पड़ता है, 960.0 दे रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 और ये आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। यानी जो 10 क्वेश्चन हम एडवांस में डेली डालेंगे इसमें, उसमें हर मतलब टॉपिक हर चैप्टर से इंक्लूड कर दूंगा ताकि हर चैप्टर का डेली आपका हो जाए। तो बोल रहा है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। तो निश्चित है ये दीवार होगा और सीढ़ी जब भी टिकेगा तो ऐसे टिकेगा। 10 मीटर की ऊंचाई वाला दीवार पर टिकी हुई है, ठीक है, ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्या डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, मतलब सीढ़ी के पाद मतलब सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी, मतलब ये वाला। बोले सर कमाल करते हैं, इतना आसान से हाइट एंड डिस्टेंस का मैराथन क्लास बताएं कि बच्चा एकदम चुटकियों में बनाएगा। जैसे ही 30 आया तो माइंड में कीड़ा दौड़ा कि tan 30 बराबर 1/√3। आई लंब है इसलिए 1, अब √3 लंब बटा आधार होता है। अब रेशियो के नियम से बना दीजिए। 10 था तो 10 की तुलना 1 से, ये वाला दूरी पूछ रहा है तो गुना √3 से, आंसर हो गया 10√3। कमाल हो गया। यानी कि सीढ़ी के पाद से, सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी 10√3। मीटर में है तो मीटर और फीट में है तो फीट, जैसे दे देगा इकाई। तो यहाँ पर 10√3 ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। अब ये क्यों अछूता रहता है? स्पेशल मैराथन क्लास ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज मैंने बताया है, tan का, cot का, sin का, सब का। तो tan का है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan कितना 83 डिग्री। आप एकदम मुस्कुरा रहे होंगे जो विद्यार्थी देखे होंगे सभी क्लास मेरा। देखिए कोई भी टॉपिक यदि आपको हार्ड लगता है, ट्रिगोनोमेट्री हो या जियोमेट्री या कोई भी टॉपिक, तो उसका एक ही उपाय है, उससे सामना करिए। सब दिन डरे रहिएगा और सबके पास हल्ला कैले बोलिएगा कि ये चीज़ मेरा हार्ड है, कमजोर है, हमको हार्ड लगता है, मन नहीं लगता है पढ़े में, ये आपकी गलती है। उसके साथ सामना करिए, उठा कर पटक दीजिए, एकदम तोड़ दीजिए। कह के बैठिए कि बेटा जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कन्फर्म है, वो आपके सामने घुटने टेकेगा। क्योंकि इंसान तो बड़ा बड़ा इतिहास रच दिया, ये सब मैथ आपके सामने टिकेगा जी। बात करते हैं और खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। इतना अच्छा समय ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया कि केवल बेसिक क्लास, मैराथन क्लास को ही 2-3 बार देख के और एक एक टॉपिक को लिख के लिया जाए तो लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखिए बताया था मैंने सिंपल तरीका कि 2 को जोड़ के 90 डिग्री होता है, उसका मान 1 हो जाएगा। 7 83 90 इसका मान 1 हो गया। 23 67 90 इसका मान 1 हो गया। 1 इंटू 1 आई फाइनली एगो बच गया। तो बोले सर इसका मान √3 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू √3 मिला के √3 होगा। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया √3। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसको देख के हड़बड़ में गड़बड़ कर देंगे, लेकिन एंगल और रेखा जब पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री का मैराथन क्लास, तो निश्चित है इसको ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। देखिए फिगर मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार से एक फिगर बना हुआ है, यही है। यहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पे 37 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना, 37 डिग्री ए है और ये बी है। रेखाखंड का नाम है सी है और ये डी है। आई पहले ही लिख दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल रेखाओं का बहुत सारे गुण होता है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस सब क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाने में। तो बड़ा एक्स का मान क्या है, मतलब एक्स बराबर 8, फिगर में ही बन जाएगा।
बोले सर हम सभी जानते हैं कि सरल जो कोण होता है 180 होता है, जिसमें ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। तो बोले सर ये दोनों मिला के 90 होगा, इस 37 है तो कन्फर्म है ये 53 होगा, क्योंकि 37 और 53 मिला के 90 होता है, और सरल रेखा का पूरा कोण 180 होता है, इसलिए तो ये 90 है, ये दोनों मिला के 90, तो ये 37, तो ये बच गया 53। और यदि आप गौर करिएगा एक चीज, तो बचपन में आप पढ़े होंगे 6-7 क्लास में भी पढ़ना, कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण इसको कहते हैं, इधर वाला और इधर वाला। तो बोले सर ये 53 डिग्री आए, तो कन्फर्म में यह 53 आएगा, यानी x का जो मान हो जाएगा कै डिग्री होगा 53 डिग्री, यानी x का जो मान हो जाएगा कै डिग्री हो गया 53 डिग्री। बस कॉन्सेप्ट की जरूरत रहेगी और प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, बस आराम से आप सीख जाइएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, ये पूरा सरल कोण 180 होता है, जिसमें ये 90, तो ये दोनों मिला के 90, 37 है तो कन्फर्म है 53 होगा, तभी ना 90 होगा, तीनों जोड़ के 180 करना है। तो बोले सर ये 53, तो एकांतर कोण से ये 53, तो ये भी 53, तो 53 हो गया, x का मान 53 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 26, कमाल का क्वेश्चन है, बस समझना है। x + 1/x बराबर दशमलव में दिया 3.5, तो पूछ रहा x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 बराबर भाग। तो जब भी कभी x + 1/x बराबर a हो, तो मैं पहले भी कई बार बताया x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 बराबर a² - 2 के होल स्क्वायर -2, मतलब स्क्वायर करके 2 घटाइए, फिर जितना आता है उसको स्क्वायर करके 2 घटाइए। तो बोले सर दिक्कत क्या है, यानी हो जाएगा 3.5 के स्क्वायर -2, 3.5 होता है 35 का स्क्वायर क्या होता है 12 25, 2 के बाद दशमलव -2, तो ये होगा 10.25। एक्चुअल में किताब में क्या क्या है, इसको पूरा को 10 मान लिया है लगभग में, उसके बाद स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर 100 में 2 के 98 आंसर मार दिया, जबकि रियल आंसर होना चाहिए फिर इसको स्क्वायर करके 2 घटाना चाहिए, 2 बार स्क्वायर करेंगे तभी नहीं पावर 4 में बदलेगा। तो इसको स्क्वायर करके जब फिर से हम 2 घटाएंगे तो ई कितना हो जाएगा। तो बोले सर 25 ज़्यादा 1000 से, 1000 के आसपास स्क्वायर हम बताएं, तो 25 का स्क्वायर 625 का 625, आप 50 जोड़ेंगे 1050, कई अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, इसमें घटाएंगे 2, ठीक है। तो 105 सॉरी 25 दूनी 50, ठीक है। 25 ज़्यादा, 25 का स्क्वायर 625, 3 अंक लिखा था 1000 के आसपास के स्क्वायर में, और दुगना जोड़ते हैं तो 25 दूनी 50, 1050, कई अंक के बाद 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद दशमलव। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 103.0625। हमारा रियल आंसर ये होगा, रियल आंसर ये होगा। लेकिन ये क्या किया है कि यहाँ पर जो घटा, ये देखिए ये जो है 12.25 में से 2 घटाने के बाद ये 10 ले लिया है लगभग में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इतना आंसर आ रहा है तो उतना कम कैसे देंगे, उससे तो इससे तो करीब 100 आ रहा है, लेकिन ये क्या किया 10 ले लिया, फिर इसको स्क्वायर करके 2 घटा दिया है और 98 आंसर मार दिया। तो आपका तो काम सीखना, आप खुद ही सोच सकते हैं कि कौन आंसर सही, तो यही होगा। अब लगभग में भी इसका मारना है कि नहीं, हम 103 के लगभग में देंगे तो सबसे करीब 100 है तो 100 होना चाहिए, लेकिन 98 दिया है, यहीं पे इसको अपने मन से इतना में 2 घटे तो होना चाहिए 10.25, तो ये 10 लेके बनाया था इस सेट में, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया कि x + 1/x बराबर a हो, और x² + 1/x² निकालना होता तो एक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, लेकिन पावर 4 निकालना है तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, फिर जितना आएगा स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, ठीक है। बाकी अलजेब्रा में एकदम इसको धुआं करने वाले हैं, बस अब बने रहिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 27, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणनफल 324 है, उसका मासा 3 है तो लासा। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो कई बार पढ़ चुके हैं कि लासा गुने मासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसलिए हम लोग से मासा देल है, पूछ रहा है लासा। तो बोलिए कि सर दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली गुने दूसरी को दोनों संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं। जो दिया हुआ कितना है 324, उसमें लासा से जाके भाग दे देंगे तो मासा है ना निकलेगा, मासा से भाग देंगे तो लासा, तो निकालना है लासा तो मासा से भाग देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल 340 ले लिए, 324 है। अब मासा कितना है, तो मासा बोलिए 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, लासा आ गया। काटेंगे 3 इकाई 3, 2 बच गया 0, 3 8 24, 108। ऑप्शन मिला लीजिए 108, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 बीवीआई क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर गलत है, सुधार लेना है। बोला 30 सेंटीमीटर व्यास, 30 सेंटीमीटर जो है क्या है व्यास है, तो कन्फर्म है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होगा। कमाल है, 15 सेंटीमीटर होगा।
30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर, जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र हो गया ये O, तो केंद्र पर एक जो ये चाप है जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर दिया, मान लो ये भी चाप है, यहाँ पर केंद्र पर कोण थीटा बना रहा है, तो यही बोल रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, जबकि आर क्या है 15 सेंटीमीटर, तो यह 15 सेंटीमीटर। इसका दो तरीका है, या तो चाप का लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर बराबर 5.5 लेके चलिए, या डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बटा आर, लेकिन वो रेडियन में होता है, कोचिंग में होता है रेडियन में, उसको डिग्री में बदलना होगा, तो थीटा तो निकालना एल बटा आर, तो एल ही हो गया चाप की लंबाई 5.5, आर कितना हो गया 15, लेकिन इसको बदलना है डिग्री में। देखिए ना ऑप्शन डिग्री में है, हालांकि सब ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो डिग्री में बदलने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताए थे कि 180 बटा पाई से गुना करिएगा, ट्रिगोनोमेट्री बेसिक क्लास में बताए थे 180 बटा पाई से गुना करिए तो डिग्री में बदलेगा, पाई बटा 180 तो रेडियन में, तो 180 बटा पाई कर दिए। अब पॉइंट काटेंगे 0, अब काटिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 11 5 55, तो 11 6 66 हो गया, लेकिन पाई का मान होता है 22 बटा 7, 7 उलट के ऊपर 22 तिया 66, आई 3 7 21 डिग्री। एक्चुअल में थीटा का मान 21 डिग्री होगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे सारा आंसर गलती है, इसका आंसर ऐसे दिया हुआ 4 डिग्री 12 मिनट, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। ये क्या है, ये जहाँ से हम सेट लिए वहाँ ये पीछे में सॉल्यूशन देके गलती कर दिया है, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलूंगा। इसमें इसके लगा के समझिए 2 क्वेश्चन में त्रुटि हो गया, लेकिन मैं पूरा सुधार के बताते चलूंगा, ये ध्यान रखना है। तो अगला बार से मैं ध्यान रखूंगा कि पहले उसे सुधार दिया जाए ऑप्शन को भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप पहले सेट मारे तो, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं, यही सही है 21 डिग्री क्लियर। बाकी भरोसा तो आपको है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक परीक्षा में राम ने 294 अंक प्राप्त किया, जो पूर्णांक का 49% है, सही बात है। उसी परीक्षा में उसकी बहन द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक क्या है, जबकि उसे 372 मिला। तो सबसे पहले राम को कितना मिला, तो राम को मिला 294, बहन को कितना मिला, तो बहन को मिला 372, लेकिन राम का जो प्रतिशत है 49 है, तो बोल रहा है बहन का प्रतिशत क्या होगा, बहन का प्रतिशत क्या होगा, तो बोले सर राम का प्रतिशत 49 है, तो बहन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए डायरेक्ट हम बदल देते हैं प्रतिशत में, बहन का प्रतिशत, तो राम का प्रतिशत 49 है, तो 49 की तुलना राम वाला से कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें बदलना परसेंट है। 49 किसका परसेंट है, राम का, तो राम के प्रतिशत की तुलना राम से, और निकालना उसकी बहन की प्रतिशत, तो 372 से गुना। कमाल हो गया, एक के लाइन में काट दीजिए, नहीं तो फिर हमको पूर्णांक निकालना पड़ता, वो और लंबा हो जाता। तो राम के प्रतिशत की तुलना राम से, और निकालना उसकी बहन का, प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत को ही ऊपर रखें। अब देखिए काट दीजिए, आ जाएगा, काटिएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 49 से क्या ये कट रहा है, तो बोले सर 6 बार में तो कट जाना चाहिए, 6 बार में ही कट रहा है, ठीक है। आज 6 से काटे तो 6 6 36, 6 दूनी 12, यानी बहन का प्रतिशत हो जाएगा 62%। मिला लीजिए, 62% दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी एक लाइन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 30, धमाकेदार सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बड़ा ही मजेदार सेट रहा, इसी प्रकार के सेट में और इससे भी हाई लेवल का सेट हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा, बस आप लगातार बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मतलब अच्छे कंटेंट के अभाव में भटकते रहते हैं, सो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उत्साह बढ़ते रहे। जो भी कमी दिखता है उसे बताएं, ताकि मैं और इंप्रूवमेंट करता रहूं। लेकिन सेट रेगुलर मारते रहिए, मैथ में अद्भुत बदलाव आएगा, मैं बार बार बोलूंगा। एक परीक्षा में विज्ञान एवं अंग्रेजी में क्रमशः 57%, 43% अभ्यर्थी असफल हुए। यदि 29% अभ्यर्थी दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब असफल, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, तो बोले सही, तो डायग्राम से बन जाएगा। अनुत्तीर्ण का डायग्राम प्रतिशत हम 20 क्वेश्चन बताया अपने टाइप 10 में, आप देखिएगा मेरे असाइनमेंट से। इस प्रकार के क्वेश्चन बोल रहा है विज्ञान एवं अंग्रेजी मतलब साइंस और इंग्लिश है, क्रमशः इसमें असफल हुआ 57%, असफल मतलब अनुत्तीर्ण, इसमें 43%, और दोनों में हुआ 29%। तो बोले सर दोनों वाला बीच में लिख देते हैं। उसके बाद असफल का डायग्राम बना लेते हैं। ये पूरा गोला 43 को दर्शा रहा है भाई, जिसमें ये 29 है, तो कन्फर्म है ही 14। पूरा ये गोला 57 है, जिसमें ये 29, तो बोले सर 29, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर 57 है, आई 29 है, तो कन्फर्म है कि ये 28 होगा। देखिए ना, 28 29 करें 57 हो जाएगा।
होगा ना जी। तब 28, 29, 57, 57 में 14 जोड़ोगे ना तो हो जाएगा, जानते हैं कितना, 71%। नहीं तो आप जोड़ के देख लीजिए। तो ये 71% जो हो गया फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो यही बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी। तो बोले सर कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, इसलिए 71% फेल है, अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण यानी पास कितना हो जाएगा, 29%। कमाल करते हैं, कितना आसान से बन गया 29%। और पूरा का पूरा यदि आप परसेंटेज मेरा पढ़े होंगे तब तो आप गदगद ही होंगे। तो 29% हुआ ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से कहूंगा, आपको अच्छा लगता है आप डेली एक भी दिन सेट गैपिंग ना करें, रेगुलर सुबह में सेट, अब जब भी आपको टाइम मिलता है, जब देख सकते हैं, वैसे सुबह 6-7 के बीच मिल ही जाता है, शाम में 6-7 के बीच आपको रीजनिंग देने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। कभी कभी लेट सवेर हो जाता है लेकिन मिलता ही रहेगा। इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, स्पीड भी आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा और आप 60 में 60 मार के आइएगा। बस रेगुलर बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।